पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक कंपनी कैपको के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस के मुतालिक है। इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये कंपनी इन जनरल कैसा परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी की हिस्ट्री कैसी है और साथ साथ इसके जो रिसेंट रिजल्ट्स हैं उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और साथ साथ इस कंपनी में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस कंपनी के हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और साथ साथ इस कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री है और इसकी जो अर्निंग की हिस्ट्री है उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर हम कैपको के हाई लेवल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक बड़ी मशहूर और मारूफ कंपनी है। और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दोनों के लिए ये बड़ी एक लुक्रेटिव और पसंदीदा कंपनी है और एक बहुत अच्छी डिविडेंड हिस्ट्री रखती है ये कंपनी। और साथ साथ आपको एक पोटेंशियल कैपिटल गेन भी दे सकती है। सबसे पहले हम इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड रेशोज़ की बात करते हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस 26 रुपये 61 पैसे है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस कुछ दिन पहले 30+ थी और उसके बाद 28 29 30 इसमें काफ़ी अर्सा होवर अराउंड करती रही है। लेकिन चूंकि इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था तो एक्स डेट के बाद इसकी प्राइस 27 के आसपास और 28 के आसपास आ गई थी। लेकिन आज के दिन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल है, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस नीचे आई है। तो उसमें से एक कंपनी ये भी है और इसकी शेयर की प्राइस भी 26 पे आ गई है। 52 वीक्स यानी एक साल की अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 26 और 36 के बीच में इस कंपनी का शेयर ट्रेड होता रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, एक रेंज बाउंड अप्रोच होती है इस कंपनी के शेयर की। और जिस कंपनी के शेयर की प्राइस में एक ज़्यादा वेरिएशन हमें नज़र ना आ रही हो तो वो इन्वेस्टर्स के लिए तो अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा उसमें मार्जिन ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट कम रह जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो इस हिसाब से आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि कितना ज़्यादा आपको ये मार्जिन दे सकता है। 3 ईयर्स की रेंज की अगर हम बात करें तो 15 और 46 के बीच में ये कंपनी शेयर ट्रेड होता रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम अभी की प्राइस देखें तो ये 3 साल के हिसाब से तो लोवेस्ट से काफ़ी ऊपर है, लेकिन 52 वीक्स की जो रेंज है उसके जो लोवेस्ट है उसके ऑलमोस्ट करीब करीब है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 23.42 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हबको एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इस कंपनी से ज़्यादा है। लेकिन इन जनरल बात करें तो ये एक अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी 23.42 बिलियंस। अर्निंग पर शेयर अगर हम 2022 की बात करें जो कि जून में इसका ईयर एंड होता है, तो जून 2022 में इसका 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हुआ है। तो उसमें इस कंपनी की जो ईपीएस थी वो 11.62 रही है, जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो हम ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी देखें तो 2.37 है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी इस वक्त काफ़ी कम है, इस लिहाज से आप इसको एक अट्रैक्टिव शेयर कह सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल डिविडेंड इसका जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का था फॉर द ईयर विच ऑलरेडी एंडेड इन जून 2022, तो उसमें इसने टोटल 8 रुपये का डिविडेंड दिया। 2 दफ़ा इसने 40% डिविडेंड दिया जो कि कुल मिला के 8 रुपये बना। और टोटल ऐसा जिस कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स वगैरह नहीं दिए 2022 में, और उससे पहले भी इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये डिविडेंड कैश डिविडेंड तो देती है लेकिन बोनस शेयर ऐसा कोई अनाउंस नहीं करती अब तक इसकी जो हिस्ट्री है। उसके बाद अगर हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखें अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 तो 97.86% बनती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कंपनी अपनी फाइनेंसिंग के लिए डेट से ज़्यादा इक्विटी के ऊपर रिलाई कर रही है। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इसमें मिलता है और ये एक अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान में चूँकि इंटरेस्ट रेट वगैरह काफ़ी बढ़ते रहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, तो अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग कर रही है तो उसको फिर जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर किसी कंपनी की फाइनेंसिंग डेट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही और इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई कर रही है तो उस केस में उस कंपनी को फिर फ़ायदा होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी याद नहीं करना पड़ता।
इसके बाद अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 से 2022 तक, तो 171.31% का इजाफा हुआ इस कंपनी की सेल्स में 2022 में कंपेयर टू 2021। और अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022, तो वो बनती है 30.70%, जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बहरहाल जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन सेक्टर है, ये इन जनरल भी एक अच्छी डिविडेंड की वजह से जाना जाता है, और इसमें जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं इस कंपनी के अलावा भी, जैसे SPWL, सैफ पावर हो गई, हपको हो गई, कोहिनूर हो गई, और भी दीगर कंपनियां हैं जो कि ऑन एंड ऑफ बड़ा अच्छा डिविडेंड देती रहती हैं। करंट रेशो अगर हम इसकी देखें अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022, तो वो बनती है 2.01। बहुत ही अच्छा नंबर है। इट मीन्स कि इस कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं इसकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उससे। अब हम इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम इट्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें हम कंपेयर इसको करेंगे फॉर द सेम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर विच एंडेड ऑन September 30, 2021। तो September 30, 2021 और September 30, 2022 के जो दो क्वार्टर्स हैं इनको आपस में हम कंपैरिजन करेंगे। नेट सेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसकी सेल्स कम हुई हैं, 34.2 बिलियन से कम होकर 22.8 बिलियन हो गई हैं इस साल। इस क्वार्टर में इस कंपनी को सिग्निफिकेंटली कम सेल्स हैं, और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो कंपनी ये कैपको बिजली बनाती है, फिर जो पावर कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में इसके जो परचेज़र हैं उनकी तरफ से डिपेंड करता होता है डिमांड के ऊपर कि उनको कितनी बिजली चाहिए इस कंपनी से, और दीगर जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं। तो जब डिमांड में कमी आती है और सीजनल सिचुएशंस भी होती हैं, बाज़ औक़ात डिमांड ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है, तो उस हिसाब से इस क्वार्टर में इस कंपनी को 33% कम सेल्स हुई हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था 2021 के मुकाबले में 2022 में इस कंपनी की जो सेल्स थी, जो हम देख रहे थे कि 171% ग्रोथ हुई थी। तो इससे पता चलता है कि कुछ क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इसकी सेल्स कम होती हैं, और कुछ क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इसकी सेल्स खातिर तौर पे ज़्यादा होती हैं। इस लिहाज से ये कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी रिपोर्ट्स में देखा था कि ओवरऑल इसकी जो प्लांट की कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन है, और उसकी जो अप टाइम वगैरह ये सारे बहुत पॉजिटिव हैं और अच्छे हैं, विच मीन्स कि कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर रही है। तो ये जो सेल्स का नंबर होता है इसमें बाज़ औक़ात कमी बेशी आती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 1.3 बिलियन से बढ़ के 1.5 बिलियन हुआ है, जो कि 21% का गेन है। तो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके अंदर तो इजाफा हुआ है, लेकिन जो इसकी सेल्स थी उसमें कमी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि पिछले साल यानी कि सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसके अंदर इस कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ सेल्स पड़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। 34 बिलियन की सेल्स के बाद जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट था वो मुश्किल से 1.3 बिलियन था, जबकि इस साल 22.8 बिलियन की सेल्स में भी इसने 1.5 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट बनाया। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी खातिर तौर पे कम रही है। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3.9 बिलियन था, जो पिछले साल के इस क्वार्टर में। जो इस साल September 30, 2022 का जो क्वार्टर है इसमें 5.02 बिलियन। तो ये नंबर हमें बता रहा है कि 27.6% का इजाफा हुआ है इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें। और इसमें एक बड़ी रीज़न जो अदर इनकम का ज़ुमरा होता है और उसमें जो इसको प्रॉफिट हुई है वो अच्छी खासी रही है, और साथ साथ जो सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी इसने बेहतर तौर पे कंट्रोल किया है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इस साल कंपनी का ज़्यादा था, लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल इसका 3.2 बिलियन था, इस साल 3.14 बिलियन है, और जो अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 1.84% का डाउनफॉल आया है। तो इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो फाइनेंस कॉस्ट का होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बारोइंग जो कंपनी ने की हुई थी उसके ऊपर इसको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के ऊपर ऐसा कोई डेट्स नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बारोइंग करनी पड़ती है कंपनीज़ को अपने जो ऑपरेशन हैं उनको रन करने के लिए, अपने जो
करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको मीट करने के लिए, तो उस हिसाब से इसकी जो बोरोइंग थी वो ज़्यादा थी और उनके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल जो टैक्स से हट के जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से इस कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी आई है। फिर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें भी 7% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। पिछले साल 2.2 बिलियन था, इस साल 2.109 बिलियन है, जो कि परसेंटेज टर्म में 7.47 डिक्लाइन है। तो इसमें एक बड़ी रीज़न ये है कि इस साल कंपनी को बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े हैं। ये वो अलमिया है या ये वो इशू है जो कि तकरीबन सारी कंपनीज जो मैंने अभी तक एनालाइज की हैं इस चैनल पे उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्टर मेजरली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द लोअर ईपीएस फॉर द कंपनीज इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और ईपीएस अगर हम इसकी देखें तो पिछले साल इस क्वार्टर में कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 2.59 थी, जो इस साल 2.40 रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। सेल्स में कमी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी हुई, नेट प्रॉफिट में कमी हुई और कंसिक्वेंटली ईपीएस में कमी हुई। अब हम इस कंपनी की अर्निंग्स का अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करें 2015 से लेके 2022 तक, तो आप देख सकते हैं कि 2015 में इसकी जो ईपीएस थी वो 11.13 थी और 2022 में 11.24 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2015 से लेके 2022 तक हर साल इनकी जो ईपीएस है वो 10 से ऊपर ही यानी डबल फिगर्स में रही है। लेकिन बीच में 2022 एक ऐसा साल है कि जिसमें बहुत अच्छी ईपीएस थी इनकी, 26 पे चली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है 11.6 पे और उसके बाद 2022 में मज़ीद डिक्लाइन 11.24 में। और अब 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2022-2023, उसके पहले क्वार्टर में जो इनकी ईपीएस है उसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है कि इस साल पोटेंशियली, बहरहाल अभी तो 3 क्वार्टर्स बाकी हैं, लेकिन अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट से, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस साल इस कंपनी का ईपीएस पहले से कम हो। बहरहाल ये एक कंजर्वेटिव और बहुत ही अर्ली एजम्पशन है, क्योंकि पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट की बेस पे हम चारों क्वार्टर के रिज़ल्ट्स के बारे में हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम इस कंपनी के डिविडेंड का अगर हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 22 तक का तमाम सालों में इस कंपनी ने मतवातर रेगुलरली अपना डिविडेंड पे किया है। और यही एक अट्रैक्शन है सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी के अंदर, कि कभी कभी हालात ख़राब भी हों तो ये कंपनी अच्छा ही डिविडेंड पे कर रही होती है। 2017 में इसने 9 रुपये 5 पैसे, 2018 में 9 रुपये 15 पैसे, फिर 19 में 4 रुपये 50 पैसे, 20 में 1 रुपया 50 पैसे डिविडेंड दिया, फिर 21 में इस कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि 22 में इस कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। 2023 का अभी जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसकी पिछले साल की हिस्ट्री भी देखें तो इसने 2 दफ़ा डिविडेंड दिया था, यानी कि 4 क्वार्टर में हर दफ़ा डिविडेंड नहीं दिया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा मे बी कि उसके साथ ये कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे। अब इस कंपनी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको डिस्कस करना है। पहली चीज़ ये है कि इस कंपनी का जो पावर जनरेशन का लाइसेंस है वो कुछ अर्सा कबल एक्सपायर हुआ था और फिर 3 साल के लिए अजाफी अरसे के लिए उसको रिन्यू किया गया था, एक्सटेंशन मिली थी। और ये जो एक्सटेंशन है ये 2024 सितंबर तक वैलिड रहेगी। तो इट मीन्स कि अगेन 2024 के बाद इस कंपनी को दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी टू इंश्योर कि इसका जो पावर जनरेशन का लाइसेंस है वो रिन्यू हो। और साथ साथ इस कंपनी का जो दूसरा एग्रीमेंट होता है पीपीए जिसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, वो 24 अक्टूबर 2024 को एक्सपायर हुआ, सॉरी 24 अक्टूबर 2022 को एक्सपायर हुआ। और अब कंपनी नए पीपीए के तहत बिजली की फ़रोख्त करेगी। यहाँ पर मैंने 2024 लिख दिया, एक्चुअल में 2022 इसको पढ़ा जाए, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो बेसिकली इस कंपनी का, और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नया पीपीए होगा, इसका जो पावर परचेज एग्रीमेंट होगा नेपरा के साथ, उस एग्रीमेंट के तहत ये अपनी जो बिजली है उसको फ़रोख्त करेगी। तो उसमें नई टर्म्स होंगी और वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी बेहतर टर्म्स के साथ और अच्छे रेट के ऊपर अपनी बिजली को बेचेगी। और अगर ये बेहतर टर्म्स के साथ, फेवरेबल टर्म्स के साथ एक एग्रीमेंट करती है, पीपीए करती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसकी बेसिस पे फिर कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ हैं या उसकी जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं वो भी बेहतर होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी को जो एक इशू फेस कर रही है वो रिसीवेबल्स का है और उसमें इसको डिले हो रहा है। जो इसके पावर परचेज़र हैं जो कि इससे बिजली परचेज़ करके जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसमें ऐड करते हैं बिजली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए,
तो जून 2022 में जो इसके रिसीवेबल्स पेंडिंग है वो 62 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज़ आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग टू वरी अबाउट कि इसके जो रिसीवेबल्स हैं अगर वो बढ़ते जाते हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल जो सर्कुलर डेट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ के केस में, जैसे इसको फिर एसएनजीपी को इसने पेमेंट्स करनी होती हैं, बाकी कंपनीज़ को पेमेंट करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रिसीवेबल्स में डिले आता है तो उसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कंपनी की फाइनेंसिंग जो है उसके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये डेट्स पे बहुत कम इन्हिसार कर रही है, और लॉन्ग टर्म डेट्स के मामले में तो कंपनी बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है। शॉर्ट टर्म डेट्स की बात की जाए तो वो तो हर कंपनी के ऊपर होते ही हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनीज़ को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है अपने फाइनेंसेस को चलाने के लिए। लेकिन ऐसा जिस कंपनी को कोई लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इस केस के अंदर फिर जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, वो ज़्यादा फिर बियर नहीं करना पड़ती। और इस कंपनी की जो फाइनेंसिंग है उसके लिए ये इक्विटी पे ज़्यादा इन्हिसार कर रही है कंपेयर टू डेट्स। और यही वजह है कि इसकी जो हमने आप पीछे डिस्कस भी किया था डेट टू इक्विटी रेशो, वो भी सिग्निफिकेंटली अच्छी थी, और वो आई थिंक 97% पे थी, यानी कि इसकी जो डिपेंडेंसी है डेट्स के मुकाबले में इक्विटी के ऊपर ज़्यादा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कंपनी का जो पावर प्लांट है वो ट्राई फ्यूल सलाहियत का हामिल है, जिसका मतलब ये है कि ये फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल और साथ साथ जो RLNG होती है, यहाँ पर RLNG मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, इन तीनों के ऊपर ऑपरेट करने की सलाहियत रखती है। तो ट्राई फ्यूल होने की वजह से ये है कि इसकी जो डिपेंडेंसी किसी एक फैक्टर के ऊपर नहीं है, तो कंपनीज फिर इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो इस तरह के पावर प्लांट्स होते हैं उसको बेहतर तौर पे ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये कोई एक सिंगल इनके लिए पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं है। फर्नेस ऑयल अगर मौजूद नहीं तो हाई स्पीड डीजल को यूज़ किया जा सकता है या RLNG को यूज़ किया जा सकता है। फिर प्राइस के हवाले से या दीगर फैक्टर्स की बेस पे डिसाइड किया जा सकता है कि प्लांट को किस कैपेसिटी में किस चीज़ के साथ, यानी कि कौन से ऑप्शंस के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस कंपनी के हवाले से जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पावर सेक्टर पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही एक हॉट सेक्टर है फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें डिविडेंड्स बहुत अच्छे दिए जाते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान में जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और डिमांड और सप्लाई का एक वाज़े हमें गैप नज़र आ रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह की कंपनीज़ को लाइसेंसिंग के हवाले से इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट इनको सीरियस लेगी, और इनके जो इश्यूज़ हैं रिसीवेबल्स के हवाले से भी, लाइसेंसिंग के हवाले से भी उनको रिज़ॉल्व करेगी। और इस ऐसी कंपनीज़ के हवाले से हम देखें तो लॉन्ग टर्म में भी हम कह सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। बहरहाल डिसीजन इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो भी है वो आपका अपना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि इसकी बेसिस पे इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके आप सोच सकें कि आया आपके लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कौन सी ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।